हेलो एंड वेलकम। स्टोरीज़ की एक दुनिया में आपका स्वागत है। किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं, क्योंकि आजकल लोग नफ़रत भी करते हैं मोहब्बत की तरह। यह वही समीर था जिसे मैंने हर हाल में स्वीकारा। चाहती तो शादी से इनकार कर सकती थी, पर मेरे अंतर्मन को गवारा ना था कि सगाई के 1 महीने बाद समीर का हाथ एक्सीडेंट में कट गया। भाभी ससुर ने संदेशा भिजवाया कि क्या मैं इस स्थिति में भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। पापा दुविधा में थे। लड़के की सरकारी नौकरी थी, देखने में खूबसूरत था। अब नियति को क्या कहें। हाथ कटने को लिखा था सो कट गया। फिर भी मुझ पर उन्होंने जोर नहीं डाला। मुझे अपने तरीके से फैसला लेने की छूट दे रखी थी। जिससे मेरी शादी होनी थी, कल तक तो वह ठीक था। आज उसमें ऐब आ गया तो क्या उसका साथ छोड़ देना उचित होगा? कल मुझ में भी शादी के बाद कोई ऐब आ जाए तो, और समीर मुझे छोड़ दे तो? अंततः मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के कुछ साल आराम से कटे। समीर ने कृत्रिम हाथ लगवा लिया था। मुझे अच्छा लगा। चलो, समीर के मन से हीन भावना निकल जाएगी कि वह अक्षम है। 6 साल गुजर गए। काफ़ी इलाज के बाद भी मैं माँ न बन सकी, तो मैं गहरे अवसाद में डूब गई। कहने को भले ही समीर ने कह दिया कि उसे बाप न बन पाने का जरा भी मलाल नहीं है, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर उस पीड़ा का एहसास किया जो बातों बातों में अक्सर उभर कर सामने आ जाती थी। एक दिन मुझसे रहा न गया। कह बैठी, अगर ऐतराज ना हो तो मैं एक सलाह दूं क्या? क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें? यह सुनकर समीर उखड़ गया। मुझे अपना ही बच्चा चाहिए। समीर की यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती कि मिल बैठकर कोई सार्थक हल निकालने की जगह वह तकियानुसी व्यवस्था से चिपके रहना चाहता था। मैंने महसूस किया कि समीर में पहले वाली बात नहीं रही। वह मुझसे कम ही बोलता, देर रात तक टीवी देखता या फिर रात देर से घर लौटता। मैं पूछती तो यही कहता, अकेला घर काटने को दौड़ता है। अकेले कहाँ हो तुम? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं रही? समीर टाल जाता। सुनकर मैं रुआंसी हो गई। एक औरत सिर्फ बच्चा जनने के लिए ही ब्याह कर लाई जाती है? क्या वह सिर्फ एक ज़रूरत की वस्तु होती है? ज़रूरतों की कसौटी पर खरी उतरी तो ठीक है, नहीं तो मुंह फेर लिया। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मुझे पूरा हक है जानने का कि तुम देर रात तक क्या करते हो। अच्छा, तो अब समझा। समीर के चेहरे पर व्यंग के भाव तेर आए। तुम्हें जलन हो रही है कि कहीं मैं दूसरी न रख ली हो? रख सकते हो आप। यह कोई नई बात नहीं होगी मेरे लिए, तो क्यों पूछताछ कर रही हो? सोच लो कि मैंने रख ली। भले ही ये कथन झूठा हो, तो भी इस बात से समीर की मनसा समझ में तो आ ही गई। वह चला गया, एक ऐसा दंश देकर जिसकी पीड़ा का सूल मेरे अंतस को देर तक भेदता रहा। आज समीर के एक दूर के रिश्ते की मामी की लड़की माया आने वाली थी। बिन बाप की लड़की थी। उसे बीएड करना था। इस लिहाज से तो वह 1 साल ही रहेगी। हालांकि समीर के माँ बाप नाक बो सिकोड़ रहे थे। दीदी, बिना बाप की बेटी है, तुम लोग
जो चाहोगे तो अपने पैर पर खड़ी हो जाएगी, वरना मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिसके बल पर उसका ब्याह कर सकूं। पढ़ाई लिखाई का ही भरोसा है, पढ़ लिख कर कम से कम अपना पेट पाल सकेगी, कहकर मामी रुआंसी हो आई। मेरी सास ने उन्हें ढाढ़स बंधाया। सास समीर की तरफ मुखातिब हुई, समीर, तुम माया को उसका कॉलेज दिखा दो। बेटा, यहाँ आने जाने के लिए रिक्शा तो मिल जाता होगा, मामी जी मुंह बनाकर बोली। नहीं मिलेगा तो मैं छोड़ाया करूँगा। समीर ने एक नज़र माया पर डाली तो वो मुस्कुरा दी। यही सब सोच कर आई थी कि यहाँ माया को कोई परेशानी नहीं होगी, तुम सब लोग उसे संभाल लोगे। मामी जी भावुक हो उठी। वे आगे बोली कि माया के पापा के जाने के बाद तुम लोगों की सिवा मेरा है ही कौन। रिश्तेदारों ने सहारा न दिया होता तो मैं कब की टूट चुकी होती। यह कहकर वो सुबकने लगी। माया ने उन्हें डांटा। हर जगह अपना रोना लेकर बैठ जाती है। क्या करूं, अपने आप को रोक नहीं पाती। आज तेरे पापा जिंदा होते तो मुझे इतनी भागदौड़ न करनी पड़ती। आप कोई गैर थोड़े ही हैं जीजी, हम सब माया का वैसा ही ख्याल रखेंगे जैसे आप उसका घर पर रखती है, मेरी सास ने तसल्ली दी। वे आंसू पोंछने लगी। 2 दिन रहकर मामी जी रायपुर चली गई। समीर ने माया को उसका कॉलेज दिखलाया और दाखिला करवा दिया। उसकी ज़रूरतों का सामान खरीदा। निश्चय ही रुपए समीर ने खर्च किए होंगे, मुझे कोई ऐतराज न था, मगर इस बहाने वह माया का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लगा। उसके खाने पीने से लेकर छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी वह हमेशा मोटरसाइकिल स्टार्ट किए रहता। पत्नी से ज़्यादा गैर को तवज्जो देना मेरे लिए असहनीय था। मेरी सास भी उसी की होकर रह गई थी। न जाने माँ बेटे के बीच क्या चल रहा था। एक दिन मुझसे रहा न गया तो मैं बोल पड़ी, माया क्या मुझसे ज़्यादा अहमियत रखती है तुम्हारे लिए? तुम अच्छी तरह जानती हो कि वह बिन बाप की बेटी है। समीर बोला। तो क्या बाप की भूमिका निभा रहे हो? मैंने व्यंग किया। तमीज से बात करो। वह उखड़ गया। चिल्लाओ मत, स्वर ऊंचा कर लिया मैंने। तो वो संभल गया। आहिस्ता बोलो। अब आए रास्ते पर। यह मत समझना कि तुम कुछ भी करोगे और मैं चुपचाप तमाशा देखती रहूंगी। क्या किया है मैंने? अपने दिल से पूछो। वह अनजान बनने की कोशिश करने लगा। मासूम बनकर माया को बरगलाओ, मुझे नहीं, मैं पुरुषों के नस नस से वाकिफ़ हूँ। पिछले हफ्ते से नैपकिन लाने के लिए कह रही हूँ, लाए? मैं भूल गया था। आजकल तो सिर्फ माया की ज़रूरतों के अलावा कुछ भी तुम्हें याद नहीं रहता। बार बार उसका नाम मत लो, वरना। समीर ने दांत पीसे। बात बढ़ती देख कमरे से बाहर निकल गया। समीर अपनी माँ के कमरे में आया। बहुत बदतमीज है, मेरी सास बोली। 4 दिन के लिए आई है, उसे भी चैन से रहने नहीं देती। वह क्या सोचेगी? सिर पर हाथ रखकर वे बैठ गई। न जाने क्या सोचकर वे थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आई। क्यों बहू, तुम्हारे संस्कार यही सिखाते हैं कि अतिथियों के साथ बुरा सलूक करो? आपका बेटा अपनी पत्नी के साथ क्या कर रहा है? क्या आपने जानने की कोशिश की? क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? कुछ भी तो नहीं छिपा है आपसे। माया को सिर माथे पर बिठाया जा रहा है, वहीं मेरी तरफ ताकने तक की फुर्सत नहीं है किसी के पास। यह तुम्हारा वहम है। हकीकत है माँ जी, हकीकत ही सही। इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। माया को मैं यहाँ लाई, बेवजह उसे बीच में मत घसीटो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि पति पत्नी के बीच रिश्तों की डोर मजबूत होती है। तो क्या यह संभावना माया में देखी जा रही है? बेशर्मी कोई तुमसे सीखे।
बेशर्म आप है जो अपने बेटों को शह दे रही है। मैं भी कुछ छिपाने की मूड में नहीं थी। ऐसा ही सही, तुम्हें रहना है तो रहो। रहूंगी तो मैं यहीं, देखती हूँ मुझे कोई मेरे हक से कैसे वंचित करता है। अति भावुकता के चलते मेरी रुलाई फूट गई। बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगी। एक मैं थी जो ये जानते हुए कि समीर विकलांग है, उसे अपनाना अपना धर्म समझा। वहीं समीर मेरे बांझपन को इतनी बड़ी विकलांगता समझ रहा है कि मुझसे छुटकारा पाने तक का सोचने लगा। इतना जल्दी बदल सकता है समीर? यह वही समीर है जिसने सुहाग रात वाले दिन मेरे माथे को चूम कर कहा था, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे तुम जैसे विशाल हृदय वाली जीवन संगिनी मिली। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि कभी अपनी तरफ से शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आज समीर इतना गिर गया है कि उसे रिश्तों की मर्यादाओं का भी ख्याल नहीं रहा। पता नहीं मेरी सास को क्या हो गया है, सब जानते हुए भी अनजान बनी है। पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। भैया ने बुलाया तो मायके जाना पड़ा। एक बार तो सोचा कि अपनी पीड़ा कहकर मन हल्का कर लूं, पर हिम्मत न बढ़ी। पापा तनावग्रस्त हो गए, पर भाभी की नज़रों से मेरी पीड़ा छिप न सकी। वे एकांत पाकर मुझसे पूछ बैठी। पहले तो मैंने टालम टोल किया, आखिर कब तक मेरी हकीकत मेरे आंसुओं ने बेपर्दा कर दी। रात भैया से उन्होंने खुलासा किया। वे क्रोध से भर गए। उनका क्रोध करना वाजिब था। कोई भाई अपनी बहन का दुख नहीं देख सकता। रात ही वह मेरे कमरे में आने वाले थे, पर भाभी ने मना कर दिया। सुबह नाश्ते में उन्होंने समीर का जिक्र छेड़ा। तू अब उसके पास नहीं जाएगी, फ़ोन लगा, मैं उस बेहुदे से अभी बात करता हूँ। मैंने किसी तरह उन्हें मनाया। 1 महीना रहकर मैं जब वापस भरे मन से ससुराल जाने लगी तो भाभी मुझे सीने से लगाते हुए बोली, दीदी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा खुले रहे। भाभी को माँ का दर्जा यूँ ही नहीं दिया गया है। मैं खुद नहीं खाऊंगी, पर आपको भूखा नहीं रखूंगी, ये मेरा वादा है। नहीं पटे तो निसंकोच चली आइएगा। मैं कोशिश करूंगी भाभी कि मैं उसे सही रास्ते पर ले आऊं, बड़े कंठ से मैं बोली। ससुराल में आकर जो दृश्य मैंने देखा, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। माया की मांग में सिंदूर भरा था, तो क्या समीर ने माया से शादी कर ली? सोचकर मैं सिहर गई। मैं तेजी से चलकर अपने कमरे में आई। देखा तो समीर लेटा हुआ था। उसे झकझोर कर उठाया। यह मैं क्या देख रही हूँ? माया की शादी कब हुई? कौन है उसका पति? पहले तो समीर ने नज़रें चुराने की कोशिश की, पर ज़्यादा देर तक हकीकत पर पर्दा न डाल सका।